हाय गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी स्पोकन इंग्लिश। स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भगत सर और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में हम ऐसे वाक्यों को रखते हैं जिससे ये बोध होता है कि कार्य भविष्य में संपन्न होगा, यानी कार्य भविष्य काल में चालू भी होगा और भविष्य में ही समाप्त होगा। जैसे मैं भूगोल पढ़ूंगा, अगर मैं भूगोल पढ़ूंगा तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई विल रीड जियोग्राफी। तुम बाजार जाओगे, यू विल गो टू मार्केट। सलमा खाना बनाएगी, सलमा विल कुक फूड। जब हम भविष्य में कुछ अनुमान लगाते हैं तो भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कल बारिश होगी, कल बारिश होगी। हमने क्या किया? अनुमान लगाया। क्या अनुमान लगाया? कल बारिश होगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हमारा अनुमान है कि कल बारिश होगी। तो जब ऐसा अनुमान लगाया जाता है तब भी हम फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करते हैं। It will rain tomorrow. It will rain tomorrow. कल बारिश होगी। जब ऐसी बातें आती हैं कि जब कोई धमकियां देता है या किसी का इरादा होता है या कोई संकल्प लेता है, तो इस तरह की भी बातें जब भविष्य में आती है तो भी हम फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई अगर ये कहे कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो ये क्या होगा? इसको भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट में शामिल करेंगे और इसका बनावट ऐसा होगा आई विल किल यू, आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो आपने देखा कि जब निकट भविष्य में कोई कार्य होता है तो भी फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जब कोई धमकियां देता है या कोई कल्पनाएं करता है या योजनाएं बनाता है, जैसे कि योजना किस टाइप का बनाएगा? जैसे मैं अगले साल परीक्षा दूंगा, मैं अगले साल परीक्षा दूंगा। मैं अगले साल परीक्षा दूंगा, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई विल टेक एग्जाम नेक्स्ट ईयर। तो यह क्या है? अगले साल, मैं अगले साल परीक्षा दूंगा, तो आई विल टेक एग्जाम नेक्स्ट ईयर। यह क्या है? एक प्लानिंग है कि मैं अगले साल परीक्षा दूंगा। तो इस तरह की वाक्य हमारे भविष्य में यानी फ्यूचर सिंपल में आएंगे। तो इस तरह के वाक्य जब फ्यूचर सिंपल में आएंगे तो हम पहचानेंगे कैसे कि यह फ्यूचर सिंपल है। तो पहला पहचान तो ये रहा कि कार्य भविष्य में शुरू होंगे और भविष्य में खत्म होंगे।
तो ऐसे वाक्यों की पहचान होगी कि वाक्य के अंत में गा, गी, गे आएंगे। अब हम इसे बनाएंगे कैसे? तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि सब्जेक्ट आप जानते ही हैं, कर्ता होता है, विल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और अभी मॉडर्न इंग्लिश में एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है विल, और वर्ब का हम मूल रूप रखेंगे। जैसे गो, वेंट, गॉन में से गो रखेंगे, प्ले, प्लेड, प्लेड में से प्ले रखेंगे, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन में से फ्लाई रखेंगे, यानी वर्ब का पहला रूप रखेंगे और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे, आई विल प्ले क्रिकेट। तो क्या है? आई हो गया सब्जेक्ट, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब या इसको ऑक्सिलरी वर्ब कह लीजिए, प्ले क्या हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। तो आप समझ गए होंगे। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो सब्जेक्ट हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब हो गया विल, और प्ले हो गया मूल वर्ब, और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से वाक्य बनेंगे कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे वाक्य बनेंगे। आप ध्यान रखें, इसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट आई होगा, हेल्पिंग वर्ब विल होगा, वर्ब वन प्ले होगा, और ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तो एक ही राधा नाचेगी, सलमा अंग्रेजी पढ़ेगी, तुम कल बाजार जाओगे, मैं पत्र लिखूंगा, वह मेरे घर आएंगे, वे मुझसे कल मिलेंगे, हम सब गेम खेलेंगे। इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? तो आप देखिए, राधा नाचेगी, राधा विल डांस, राधा विल डांस, राधा नाचेगी। सलमा अंग्रेजी पढ़ेगी, सलमा विल स्टडी इंग्लिश। तुम कल बाजार जाओगे, you will go to market tomorrow। मैं पत्र लिखूंगा, I will write a letter। I will write a letter। तो आपने देखा, राधा नाचेगी, राधा विल डांस, सलमा विल स्टडी इंग्लिश, यू विल गो टू मार्केट टुमारो, आई विल राइट अ लेटर। इसमें सब में आप पाएंगे कि राधा सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, और डांस मेन वर्ब हो गया। सलमा सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, स्टडी मेन वर्ब हो गया, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि सब्जेक्ट आया, विल ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आया, डांस ये मेन वर्ब आया। इस तरह से सलमा एस सब्जेक्ट आ गया, विल
ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, स्टडी मेन वर्ब आया और इंग्लिश ऑब्जेक्ट आया। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हम वाक्य बनाते हैं उसकी संरचना कैसे होती है या स्ट्रक्चर कैसे होता है या हम कैसे वाक्य बनाएंगे। तो अगर समझ में आया तो सही है और नहीं समझ में आया तो जरूर बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। क्यों कि अभी समझ में नहीं आया तो बाद में परेशानी होगी। देखिए छोटू उधर से बोल रहा है कि सर मैं समझ नहीं पाया। बिल्कुल, अगर नहीं समझ पाया तो सही बात है, आप फिर से समझ ले कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है या सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट होगा, विल होगा, मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। कितने होंगे? सब्जेक्ट, विल, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, मात्र 4 होंगे। तो जब सब्जेक्ट होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा तो आपका वाक्य बन गया। समझ में आया? बोलो भाई समझ में आया या नहीं? वह मेरे घर आएगी, शी विल कम एट माई होम। शी विल कम एट माई होम। वे मुझसे कल मिलेंगे, दे विल meet me tomorrow। हम सब गेंद खेलेंगे, वी विल प्ले बॉल। तो इस तरह से देखा आपने कि ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हुआ और आप समझ गए होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में या सिंपल फ्यूचर में या फ्यूचर सिंपल में वाक्य कैसे बनाते हैं। तो गाइस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।